friends, my name is Dhanisha Beniwal and this is going to be our sixth lecture in the current affairs revision series for science and technology. So let's see what is the first topic of the day. So जो IIT हैदराबाद का कैंपस है वहाँ पे जो तिहान है यानी कि IIT टेक्नोलॉजी हैदराबाद इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन. सो बेसिकली एक सेंटर है जो कि ऑटोनॉमस नेविगेशन पे वर्क करता है. उसने क्या किया है, एक ऑटोनॉमस नेविगेशन के लिए टेस्ट बेड को अपने कैंपस में क्या है एस्टेब्लिश किया है. And autonomous navigation is related with the unmanned ground and aerial vehicles. Clear? So इंडिया को क्या है स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में लीडर बनाने का क्या है एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए इस पर्टिकुलर टेस्ट बेड को क्या है एस्टेब्लिश किया गया है. सो जो तिहान है वो डेवलप करेगा और डिप्लॉय करेगा, यानी कि खुद से बनाएगा भी और उसको खुद से इस्तेमाल भी करेगा. बट व्हाट द साइबर फिजिकल सिस्टम. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है. Cyber is related with the internet and clear. It is related with the internet communication, and then we talk about the physical. So it is basically the integration of this internet and physical system. इसको जैसे कि आप अपने IoT आपने सुना होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. तो तिहान का पर्पस क्या है, उसका काम है कि वो साइबर फिजिकल सिस्टम को रियल टाइम में डेवलप करना एंड उसको डिप्लॉय भी करना. यूजिंग व्हाट, यूजिंग द ऑटोनॉमस UAVs, ग्राउंड सरफेस व्हीकल फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन एरिया. इस जो डेकेड है यानी कि बिगनिंग फ्रॉम द in this decade जो है तिहान को they have to develop this autonomous UAVs, यानी कि उसमें क्या खुद से ही प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी for their propulsion and for their movement. So किसके लिए, for the national importance application. अब national importance कुछ भी हो सकता है. It can be for the purpose of disaster management, it can be for the security purposes, and it can also be for the purpose of रिकॉग्निसेंस एंड सर्विलेंस. तो किसी भी पर्पस के लिए जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखता है उसके लिए इसको क्या है डिप्लॉय किया जा सकता है. सो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है यानी कि DSIR, उसने तिहान को एक साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन दिया है. और जो तिहान का टेस्ट बेड है फॉर द ऑटोनॉमस नेविगेशन, एक फ्यूचरिस्टिक ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी के तौर पे उसको डेवलप एंड एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि जितने भी जो अनमैन्ड टेरेस्ट्रियल एंड एरियल व्हीकल्स हैं उनको क्या करें, उनको डेवलप कर सकें. सो इस टेस्ट बेड में काफ़ी हाई क्वालिटी रिसर्च कंडक्ट की जाएगी एंड कोलैबोरेशन होगा डिफरेंट R&D लैब्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ. नाउ वी टॉक अबाउट द क्लोफेजिमाइन. क्लियर. सो क्लोफेजिमाइन क्या है, ये एक मेडिसिन है जिसको लेप्रेसी के लिए यूज किया जाता है. ये न्यूज़ जो है थोड़ी ओल्ड है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर बहुत से लोगों को बहुत से जो दवाइयाँ उनको मिलती थी वो नहीं अवेलेबल हो पाई, और सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स थे जो अफेक्टेड हुए थे अदर देन द पेशेंट्स जिनको कोविड हो गया था, वो थे जैसे TB पेशेंट्स हैं. तो उनके लिए डॉट्स ट्रीटमेंट होता है विच इज़ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट. तो उनकी उसमें भी क्या है, उनको डिफरेंट मेडिसिन दी जाती है एंड डॉक्टर क्या उनकी प्रोग्रेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है. देन लेप्रेसी के पेशेंट्स को जो है दवाई दी जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं. हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 1% ऑफ द पीपल थे जो खास करके कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन अफेक्ट होने की वजह से मेडिसिन को अवेल नहीं कर सके. तो इसीलिए हम समझते हैं कि जो क्लोफेजिमाइन है वो क्या है. क्लोफेजिमाइन अलॉन्ग विद द रिफैम्पिसिन एंड डैप्सोन, ये एक मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बनाता है फॉर द मल्टी बेसिलरी लेप्रेसी रिजीम. क्लियर. सो जो लेप्रेसी है वो एक कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको कॉज करते हैं. इन्हीं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाई गई है, यानी कि किसी भी कोई भी बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया की लेप्रेसी ट्रीट होने के बाद दूसरे बैक्टीरिया से लेप्रेसी ना हो जाए, उसके लिए जो है एक मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट रिजीम बनता है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं. पहली है क्लोफेजिमाइन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी है रिफैम्पिसिन एंड देन वी हैव गॉट डैप्सोन. ठीक है. सो ये 3 मेडिसिन हैं. WHO ने क्लोफेजिमाइन को एज अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए भी रेकमेंड किया है.
रिफैम्पिसिन भी जो है टीबी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, एंड लेप्रोसी के केसेस के लिए भी इसको ट्रीट किया जाता है। सो बेसिकली मंथली पैकेज दिया जाता है अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। सो बेसिकली इंडिया क्या है, इंडिया से लेप्रोसी को इरेडिकेट करना है, और इसीलिए क्या है, मेडिसिन अवेलेबल की जाती है अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। व्हाट इज लेप्रोसी? लेप्रोसी होती क्या है? बेसिकली एक बैक्टीरिया से एक डिजीज होती है। इसे हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो डिस्कवरर है उनका नाम था हैंसन। उन्होंने इस डिजीज को डिस्कवर किया, इसको स्टडी किया। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे एक जो रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरिया होता है जो लेप्रोसी को कॉज करता है। लेप्रोसी में जो पीपल होते हैं उनके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्ट होता है, नोज लाइनिंग अफेक्ट होती है, और स्किन भी अफेक्ट होती है। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, तो जो ब्रीदिंग ट्रांसमिशन कैसा होता है, इट स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल टू द नॉन इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आर्म्स, हैंड एंड लेग्स में क्या है, नंबनेस हो जाती है क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से सेंसेस लॉस्ट होते हैं। स्किन लीजन्स की भी पॉसिबिलिटी है, तो जो स्किन होती है उसमें लीजन्स, पस फिल्ड लीजन्स फॉर्म हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड है तो यहाँ पर क्या है, रेड कलर के रैशेस होंगे और फिर धीरे धीरे वो क्या है, लीजन्स में टर्न हो जाएंगे और फिर उसमें क्या है, पस फिल हो जाती है। इसी वजह से ये जो लेप्रोसी है वो एक तरीके के सोशल स्टिग्मा भी बहुत टाइम तक क्या है, इसकी वजह से बन गया था। मगर अब ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल डिजीज है और उसको ट्रीट किया जा सकता है, और जिन पर्सन को लेप्रोसी है वो आफ्टर ट्रीटमेंट एक नॉर्मल लाइफ क्या है, लीड कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नासा's कैपस्टोन मिशन। तो बेसिकली एक 55 पाउंड की माइक्रो सैटेलाइट क्यूब सैट जो है लॉन्च किया है, जिसका वजन सिर्फ 25 केजी है, राइट। उसको लॉन्च 55 पाउंड मतलब लगभग 25 केजी हो गया। उसको बोलते हैं नासा कैपस्टोन मिशन, सॉरी मिशन। तो जो नासा कैपस्टोन मिशन है वो एक क्या है, एक क्यूब सैट है, क्लियर, यानी कि एक क्यूबिकल फॉर्म में एक सैटेलाइट को बनाया गया है। इसका पूरा नाम है सिस लूनर, यानी कि ये डेफिनेटली मून के लिए मिशन है और इसको लूनर ऑर्बिट में भी पोजीशन किया जाएगा। सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन ट्रायल, तो इसी को कहा गया है कैपस्टोन। इसका गोल क्या है, रेवोल्यूशनरी नेविगेशन सिस्टम को वैलिडेट करना है एंड वेरीफाई करना है किसको, हैलो शेप्ड ऑर्बिट डायनेमिक्स को, ताकि जो फ्यूचर में स्पेसक्राफ्ट को सेंड किया जाएगा उनके लिए जो डेंजर है उसको रिड्यूस कर सके, क्लियर। सो बेसिक पर्पस क्या है इसका, कि जो फ्यूचर मिशंस हैं उनके जो डेंजर है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो नेविगेशन सिस्टम है उसको वैलिडेट भी किया जा सके। तो इसीलिए नासा ने एक छोटी सैटेलाइट क्यूब सैट को लॉन्च किया है इन सभी पर्पस के लिए। कैपस्टोन की अगर ऑर्बिट की हम बात करें, सो बेसिकली नासा जो है एक गेटवे बनाने की कोशिश कर रहा है। अपना जो मून बेस्ड स्पेस स्टेशन है आर्टेमिस, वो एज अ गेटवे फंक्शन कर सके। सो कैपस्टोन का जो ऑर्बिट है, ये जो कैपस्टोन मिशन है और नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड मिशन है, क्योंकि जो कैपस्टोन का काम है वो आर्टेमिस मिशन के, जो कि नासा का फ्यूचरिस्टिक मिशन है, उसके लिए जो ऑर्बिट है एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्या करना है, वैलिडेट करना है। नाउ द पॉइंट इज कि नासा क्या है, एक गेटवे बनाना चाह रहा है अपने आर्टेमिस मिशन के लिए। नाउ ये अर्थ है और ये मून है और ये डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। अर्थ से इन डिफरेंट प्लैनेट्स जाने में काफ़ी फ्यूल लगता है, एनर्जी खर्च होती है और भी बहुत सारे रिस्क और डेंजर होते हैं टू द एयरक्राफ्ट, टू द पीपल जो उसमें ट्रैवल करेंगे। इसीलिए नासा क्या है, अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और एट द सेम टाइम एक गेटवे प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि मून पर एक ऐसा मिशन बना दिया जाएगा जहां से हम डिफरेंट प्लैनेट्स पर मिशन क्या है, लॉन्च कर सकते हैं, क्लियर। सो ये क्या है, एज अ गेटवे की तरह फंक्शन करेगा, जहां से हम क्या है, दूसरे मिशंस को लॉन्च कर सकते हैं, दूसरे प्लैनेट्स तक हम जा सकते हैं, क्लियर। नाउ ये जो कैप्स्टोन मिशन है, इसका एक और पर्पस है, वो ये है कि जो अर्थ मून का हैलो ऑर्बिट है, यानी कि जैसे ये अर्थ है और ये मून है, मून क्या है, अर्थ की चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है।
इन दोनों के बीच में क्या है, एक ग्रेविटी है और इनका जो ऑर्बिट है वो इस ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। सो बेसिकली जो अर्थ मून सिस्टम है इसको और बेहतर तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम मून को एज अ गेटवे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि अर्थ और मून के जो सिस्टम है वो एक दूसरे की ग्रेविटी से कैसे अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगर दो बॉडीज जो है ऑर्बिट में स्टेबलाइज होती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोपेलेंट की जो नीड है अराउंड द मून वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए एक हैलो ऑर्बिट को क्या है, स्टडी करना है। क्लियर? तो ये रेक्टिनाइनर हैलो ऑर्बिट क्या है, एक आउटपोस्ट की तरह क्रिएट करा जाएगा और उसी आउटपोस्ट को स्टडी करने का काम किसका है, कैपस्टोन ऑर्बिट का। कैपस्टोन जो स्पेसक्राफ्ट है वो किस तरीके से वर्क करेगा, बेसिकली ये जो नियर रेक्टिलाइनर हैलो ऑर्बिट है उसमें ऑफ द मून, वहां पर ये एंटर करेगा और लगभग नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लाई करेगा। क्लियर? यानी कि ये ऑर्बिट करने वाला है। इससे क्या होगा, जो स्पेसक्राफ्ट के जो डायनेमिक्स है एंड जो मून के डायनेमिक्स है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, समझा जा सकता, असेस किया जा सकता है। एंड स्पेसक्राफ्ट जो है हर 6.5 डेज में साइकिल करेगा, यानी कि बेसिकली वो मून के इस पोर्शन को जिसमें जिस ऑर्बिट में उसको रखा जाएगा उसको 6.5 डेज में क्या है, कवर करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इसरो पोएम प्लेटफॉर्म। सो इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को लॉन्च किया फ्रॉम द PSLV C53 मिशन और 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया। मगर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है वो है पोएम प्लेटफॉर्म की। पोएम प्लेटफॉर्म क्या है? देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो फाइनल स्टेट है दैट इज PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, उसको क्या है, लॉन्च किया है। और ये जो पोएम प्लेटफॉर्म है ये इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या है, यूज किया जाएगा। ये किसके लिए यूज किया जाएगा? ये इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाएगा। एंड व्हाट आर दीज इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नासा है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स आउटर स्पेस में भी कंडक्ट करता है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन है वहां पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है कंडक्ट किए जाते हैं बाय डिफरेंट स्पेस एजेंसी, जिसमें नासा भी एक स्पेस एजेंसी है। उसी तरीके से इंडिया भी चाहता है कि हमारे पास भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम जो है बाहर इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स को जो है कंडक्ट किया जा सके। उसी लिए नासा ने क्या है, ये पोएम प्लेटफॉर्म को PSLV 353 मिशन से क्या है, लॉन्च किया है। अगर हम PSLV रॉकेट्स की बात करें तो PSLV जो है C53 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर? ये जो C53 यहाँ लिखा होता है दैट इज कॉन्फ़िगरेशन एंड PSLV माने कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट PSLV। एक 4 स्टेज रॉकेट है, एक 4 स्टेज रॉकेट है जिसकी पहली 3 जो स्टेजेस हैं वो ओशन में गिर जाएगी और जो फाइनल स्टेज होगी PS4 वो स्पेस ट्रैश बन जाएगी आफ्टर लॉन्चिंग द सैटेलाइट। यानी कि पहली 3 तो ओशन में गिरेंगी, चौथी जो है स्पेस डेब्रिज बन जाएगा और सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। क्लियर? सो ये जो C53 मिशन यूज किया गया है ये फाइनल स्टेज को एज अ स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे ही यूज किया जाएगा। यानी कि अब बेसिकली क्या होगा कि ये एज अ ट्रैश नहीं फॉर्म होगा, अभी वो एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। PS4 जो स्टेज ऑर्बिट है अर्थ का एक स्टेबल प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब इसरो जो है लिव इन स्टेबल पोएम को इन ऑर्बिट कैसे मतलब वर्क करेगा? बेसिकली जो पोएम्स का एक स्टेबलाइजेशन नेविगेशन गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम है वही इसके व्हीकल ओरिएंटेशन और उसकी लिमिट को क्या है, ऑपरेट करेगा। और ये जो NGC है दैट इज नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल जो है एज अ प्लेटफॉर्म की ब्रेन की तरह वर्क करेगा। यानी कि उसके व्हीकल की ओरिएंटेशन की बात हो गई एंड अदर थिंग्स जो भी ऑपरेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो यहाँ से क्या है, कंट्रोल होंगे एंड ऑपरेट होंगे। सोलर पैनल्स लगाए गए हैं PS4 स्टेज के अराउंड और लिथियम बैटरीज को लगाया गया है जिससे पोएम क्या है, पावर विच विल पावर दिस प्लेटफॉर्म and it will also help utilizing the 4 sun sensors, and it has for navigation purpose it has 4 sun sensors, it has got magnetometer, it has got gyros and of course it has got navic जो कि इंडिया का एक तरीके से GPS का क्या है, इंडियन वर्जन आप कह सकते हो। यानी कि नासा ने हमारे लिए नेविगेशन विद इंडियन सैटेलाइट
विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, इंडियन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन एक लॉन्च किया है। अभी उतना ज़्यादा ये क्या है यूज़ में नहीं है, बट धीरे धीरे इसरो एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दी मोबाइल फोन एंड अदर गैजेट मैन्युफैक्चरर की वो अपने गैजेट्स को और अपने डिवाइसेस को जो इसरो का नेविक प्लेटफॉर्म है, जो इसरो का नेविक सिस्टम है, उसके कंपैटिबल जो है बनाए। क्लियर? सो बेसिकली 2019 में इसरो ने माइक्रोसेट आर एंड कलाम सेट V2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था यूजिंग PS4। यानी कि बेसिकली उस मिशन का जो 4th स्टेज था उसको अगले ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो है सस्टेन किया गया, एंड देन फाइनली उसको अब क्या है एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ पोएम प्लेटफॉर्म, एक्सटेंडेड एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पे इसरो क्या है यूज करेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट Dunalella tertiolecta। सो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, उन्होंने एक एडिबल सब्सटेंस को क्या है डेवलप किया है, और उसको उन्होंने किस चीज को यूज किया है, एक माइक्रो एल्गा को यूज किया है, यानी कि मरीन माइक्रो एल्गा को यूज किया है जिसका नाम है Dunaliella tertiolecta। एंड इसको क्या है कोट किया जाएगा किस पर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, ताकि उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सके। अब ये Dunaliella tertiolecta क्या है, जैसा कि हमने न्यूज में देखा कि ये एक तरीके का मरीन माइक्रोएल्गा है, फाइटोप्लैंक्टन है, और इसके पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। बायो एक्टिव सब्सटेंस इसमें जैसे कि कार्टेनॉइड्स हो गए एंड प्रोटीन्स हो गए। सो Dunaliella एक क्या है, एक तरीके से एल्गल ऑयल को भी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि नॉन एनिमल सोर्स है किसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड का। तो याद रखने वाली चीज ये है कि Dunaliella tertiolecta क्या है, एक माइक्रो एल्गा है, मरीन माइक्रो एल्गा है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, बायो एक्टिव सब्सटेंस है। इसको एल्गल ऑयल जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, जो कि रिच होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड में, एंड इट इज ऑल्सो अ यूजफुल सोर्स फॉर द बायोफ्यूल। अगर हम रेजिड्यू की बात करें तो बेसिकली जो आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन नेचुरल जो रेजिड्यूज है उसको नॉर्मली डंप कर दिया जाता है, मगर अब जो रिसर्चर्स हैं वो इस रेजिड्यूअल एक्सट्रैक्ट्स और चिटोसैन को यूज करके एक एडिबल फिल्म जो है बनाना चाहते हैं, और इसी एडिबल फिल्म को क्या है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर कोटिंग की जाएगी, ताकि उनकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके। जो ये जो एडिबल फिल्म है जो कि माइक्रो एल्गा के रेजिड्यूज से एक्सट्रैक्ट की जाएगी, ये एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल इन नेचर है। इसमें एक्सेप्शनल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंड ये थर्मली स्टेबल है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, और काफी फिनोलिक कंटेंट भी है। फिनोलिक कंटेंट का मतलब होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्कोहल एज मेन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, उसी को बोलते हैं फिनॉल्स। फिनॉल्स आर अल्कोहल्स, ओके, बेसिकली साइक्लिक अल्कोहल्स होते हैं। देन वी हैव गॉट दी वाटर वेपर बैरियर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा ये है कि ये यूवी लाइट को भी काफी अच्छे तरीके से ब्लॉक कर सकता है। तो अब इसकी वजह से क्या है, ये जो फिल्म है, ये जो कोटिंग लगाई जाएगी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे, इस पे क्या है एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के शेल्फ लाइफ को क्या है इंक्रीज कर देगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोटिंग टेक्निक। सो जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली क्या है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे कोट किए जा सकते हैं, एंड या फिर वेजिटेबल स्टोरेज पाउच में उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। बोथ द सर्कमस्टांसेस में जो शेल्फ लाइफ है वेजीज की उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और सब्सटेंशियल एक्सपेंस भी नहीं होगा। बेसिकली एक कोटिंग प्रोसीजर है, उसमें डिप आप कर जो लिक्विड होगा, जो फिल्म कोटिंग होगी, उसमें सिर्फ डिप करना है एंड देन निकाल देना है। क्लियर? बेनिफिट्स हमने पहले ही बात कर लिए हैं कि ये लाइट एंड हीट स्टेबल है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी इसमें है, एंड फोटो स्टेबिलिटी भी है। लाइट की वजह से ये अपनी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता है। टेक्सचर, कलर, लुक, फ्लेवर, न्यूट्रिएंट्स जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स का वो सब मेंटेन रहता है। इनको BHK-21 सेल लाइन के ऊपर टेस्ट किया गया है, यानी कि ये बायो सेफ्टी टेस्टिंग भी इनकी हो चुकी है, एंड ये सूटेबल है एंड ऑल्सो दे आर सेफ फॉर द एडिबल पैकेजिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेटा सोनिफिकेशन। बेसिकली एक पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर है,
सेंट्रल ब्लैक होल में, वहां से क्या है, कुछ साउंड्स रिलीज हो रहे हैं एंड इन्हीं को क्या है, सोनिफाइड किया गया है। बेसिकली जो डेटा सोनिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस होता है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन है उसको साउंड में कन्वर्ट कर देना। जैसे हम क्या है कि साउंड क्या है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, मगर यूनिवर्स का जो अधिकतर जो, जैसे यूनिवर्स का जो पार्ट है वो तो वैक्यूम है। तो इस वजह से अगर बिग बैंग होता है और अगर उसमें से आवाज आती है तो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। क्लियर? अगर आवाज साउंड जनरेट भी होती है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल के ब्रेक होने से या पार्टिकल के जनरेशन से या दो पार्टिकल के बड़े बड़े पार्टिकल्स को आपस में कोलिजन से साउंड तो जनरेट होगा, बट इट डज नॉट रीचेस टू द अर्थ। इसी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट्स हैं उस साउंड को मेजर नहीं कर सकते, उस साउंड को कैप्चर नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें नहीं पता चलता कि यूनिवर्स का साउंड कैसा है। मगर नासा की ये जो टेक्नोलॉजी है, नासा क्या करता है, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन आती है उसको साउंड में कन्वर्ट करना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेटा सोनिफिकेशन। और रिसेंटली नासा ने पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर से आने वाली साउंड को क्या है, सोनिफाइड किया है, यानी कि उसका भी डेटा सोनिफिकेशन किया है। मल्टीपल नासा की मिशन है जहां से साउंड को ऑब्जर्व किया जाता है। तो सबसे पहला तो है चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, देन हबल स्पेस टेलीस्कोप जो कि अब रिटायर हो गया और इसको रिप्लेस किया जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। फिर उसके बाद आता है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप एंड इन सभी के एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन को एक्चुअल साउंड वेव में क्या है, सोनिफाइड किया गया है। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ज्यादातर जो स्पेस है वो वैक्यूम है, उसमें कोई मीडियम नहीं है, इस वजह से साउंड की जो वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड ये कॉमन फैलेसी है, यानी कि हमारी गलत फहमी है, हमारा ये गलत मानना है कि यूनिवर्स में साउंड नहीं होती। हालांकि यूनिवर्स में साउंड जनरेट होती है बट वो अर्थ तक नहीं आती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। क्लियर? तो ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली है। और अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी साउंड होगी, जो ह्यूमन का जो ईयर है वो साउंड को केपेबल नहीं है सुनने के लिए, इसी वजह से नासा जो डेटा सोनिफिकेशन करता है उसको 58 ऑक्टेव्स तक स्केल अप कर देता है। क्लियर? ताकि ह्यूमन ईयर्स के सुनने के लिए फिट किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यूनिवर्स से आई साउंड जो है हम सुन नहीं पाएंगे। दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो हमारे ह्यूमन ईयर की जो डेसिबल रेंज है उसमें फॉल ना करे, या फिर डेसिबल रेंज से एक्सटेंड हो जाए और हमारे कानों को नुकसान पहुंचा दे। बोथ द रीजंस आर पॉसिबल। अब हम बात करते हैं CSA6। तो जैसे कि पहले भी यूपीएससी ऐसे जीन बीन एंड एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ऐसे ही CSA6 जीन जो है रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है। और ये जो जीन है, ये इसके ऐसा कहा जाता है कि इसके पास, मतलब ऐसा रिसर्चर्स का फाइंडिंग है कि इसके पास एबिलिटी है कि जो फंगस है जो कि कैंडिडियासिस कॉज करता है उसको स्टॉप कर सकता है। यानी कि कैंडिडा एल्बिगन्स क्या है, एक फंगस है, नोन स्पीसीज है फंगस की, जो ह्यूमन बींग्स में बहुत फंगल डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे रैशेस हो गए एंड देयर आर अदर डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द फंगस। तो कैंडिडा एल्बिगन्स जो है एक नॉन फंगस है जो कि किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स का मतलब होता है ऐसे पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है कि वो उन पर्सन्स को इम्यून रिस्पॉन्स, उनका हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स दे सके, उन्हीं को बोलते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। ये पेशेंट्स होते हैं जैसे कि एड्स, कैंसर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एड्स और कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मगर ये जो CSA6 जीन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दिस जीन हैव द एबिलिटी कि वो कैंडिडियासिस को स्टॉप कर सके और इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की हेल्थ को क्या है, बेनिफिट कर सके, हेल्थ बेनिफिट्स, राइट। सो किसी भी तरीके की फंगल इलनेस को बचाना, प्रिवेंट करना, वो ये जीन क्या है, वर्क कर सकता है। तो दिस इज व्हाट द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्चर्स आर। बट उसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कैंडिडियासिस इंपॉर्टेंट है। तो कैंडिडा एल्बिगन्स फंगस है वो इसको कॉज करता है, इसको बोलते हैं व्हाइट फंगस।
कोविड-19 के केसेस में ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस के केसेस क्या है काफी प्रेवलेंट हो गए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कोविड-19 के पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम क्या है कॉम्प्रोमाइज हो गया था। क्लियर? तो उसी की वजह से जो फंगस है इट कुड एक्टिवली प्रोलिफरेट इन द पेशेंट। इन फंगस को या फिर इस तरीके के इन्फेक्शंस को कहा जाता है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस को इन्फेक्शंस को कहा जाता है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। क्लियर? सो बेसिकली ये जो कैंडिडा है ये स्किन पे सरवाइव करते हैं, माउथ, थ्रोट और गट में भी अगर ये फ्लरिश करें तो काफी डिफिकल्टीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। रैपिडली स्प्रेड हो जाते हैं बॉडी में एंड इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन, जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स तक में इनका इन्फेक्शन जा सकता है, जैसे कि किडनी, हार्ट और ब्रेन। क्लियर? सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो व्हाइट सिम्टम्स के जो व्हाइट फंगस के जो सिम्टम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सी लोकेशन को अफेक्ट किया है, कि माउथ को अफेक्ट किया है, थ्रोट को अफेक्ट किया है, गट को अफेक्ट किया है, तो उस हिसाब से क्या है इन्फेक्शंस क्या है चेंज हो जाते हैं। माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं फंगस इन्फेक्शन के, जैसे कि रेडनेस है, इचिंग है एंड कुछ डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन कुछ ग्रुप्स में क्या है कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये जो फंगल इन्फेक्शन है इफ इट गोज अनट्रीटेड तो काफी फेटल भी हो सकता है। क्लियर? प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए क्लीनलीनेस मेंटेन की जा सके एंड ऑल्सो जो ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर पेशेंट्स होते हैं उनकी क्लीनलीनेस मेंटेन करें। ऑक्सीजन जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, सिलेंडर ह्यूमिडिफायर्स, उनको स्टेरलाइज्ड वाटर से क्लीन किया जाए। जितनी भी ट्यूब्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा, बेसिकली स्टेरलाइजेशन एंड क्लीनलीनेस पे फोकस किया जाए। ट्रीटमेंट की अगर आप बात करें तो एंटी फंगस दिए जा सकते हैं और सीरियस इलनेस के केसेस में और भी ज्यादा जो है ट्रीटमेंट लॉन्ग ट्रीटमेंट हो सकता है। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज फर्स्ट सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। दिगांतरा जो है वो इंडिया की पहली सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी को डेवलप करेंगे ताकि स्पेस की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा सके। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश होगी? ये एस्टेब्लिश होगी उत्तराखंड में। इसका पर्पस क्या है? बेसिकली ट्रैक करेगी स्पेस की एक्टिविटीज को, मिलिट्री एरियाज को भी ट्रैक करेगी एंड स्पेस डेब्री को भी, क्योंकि आप नाम देखिए सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, स्पेस में है तो स्पेस से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, मिलिट्री से रिलेटेड फंक्शन है, स्पेस डेब्री को भी मेजर करेंगी। 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं वो तक भी ये क्या है ट्रेस कर सकती है, ट्रैक कर सकती है। अब हम बात करते हैं इस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। क्रिटिकल गैप्स को फिल किया जाएगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया और सदर्न अफ्रीका। यानी कि अगर ये वाला जो एरिया था अब तक क्या है अनऑब्जर्व्ड एरिया है, तो इंडिया की ये सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है इस एरिया को भी कवर करेगी। इंडिया के क्या मॉनिटरिंग स्पेस को मॉनिटर करने की वजह से ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट काफी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस जो है इस ऑब्जर्वेटरी की वजह से मिल सकते हैं। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट एक बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग द स्पेस डेब्रिस। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि काफी नंबर ऑफ प्लेसेस पर फैली हुई हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड डेटा कलेक्शन को व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग द स्पेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिकल सेल डिजीज। क्लियर? तो जो अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कैंपेन को बढ़ावा दिया था ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके, सपोर्ट किया जा सके, प्रिवेंट एंड केयर किया जा सके। किसको? सिकल सेल डिजीज को। उस वजह से सिकल सेल डिजीज जो है न्यूज में था। तो हमें यहाँ पर समझना ये है कि ये सिकल सेल डिजीज क्या है। तो हमें सबसे पहले व्हाट समझना है सिकल सेल डिजीज का, उसके बाद हम समझेंगे इसके ये क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन। क्लियर? और ये है क्या, व्हाट इज इट, बेसिक से थोड़ा समझते हैं और फिर उसके बाद हम बेटर तरीके से जो है सिकल सेल डिजीज को बेटर तरीके से जो है सिकल सेल डिजीज को समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसीज,
इन आरबीसीज का काम होता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज कैरी करना। मगर कुछ ऐसे जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इन आरबीसीज की यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो ऐसे इस तरीके की स्फेरिकल ना होके ऐसी सिकल शेप हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल शेप्ड सेल होने की वजह से हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है जो हेमोग्लोबिन की एंड आरबीसीज की, वो अफेक्ट होती है। क्लियर। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है बॉडी के सभी रीजन्स में क्या है, ट्रांसफर नहीं हो पाती, और डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन होने की वजह से पेशेंट को क्या है, अनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स जो है सिकल शेप्ड के होते हैं, उनकी जो लाइफ लॉन्जिटिविटी होती है यानी कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम होती है और अर्ली डेथ भी हो जाती है। मगर ऐसे लोग जिनको सिकल सेल डिजीज है, उनको एक एडवांटेज होता है कि उनको क्या होता है, मलेरिया नहीं होता। उसका रीजन ये है कि मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक एंडोपैरासाइट है यानी कि सेल के अंदर सर्वाइव करता है। सिकल शेप्ड सेल होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता एंड हेंस ऐसे पेशेंट्स जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता, राइट। सो बेसिकली सिकल सेल डिजीज क्या है, एक इनहेरेंट डिजीज है जो ज्यादातर अफ्रीकन रीजन में प्रेवलेंट है, यानी कि जो जीन है जो कि सिकल शेप्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ज्यादातर अफ्रीकन पॉपुलेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर। तो मैंने आपको समझा दिया कि सिकल सेल डिजीज क्या है। सो इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक लेवल पे तो बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता अनलेस एंड अनटिल जीन थेरेपी को डेवलप किया जा सके इस सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। मगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सिकल सेल एनीमिया में काफी सुधार किया जा सकता है। प्रोएक्टिव मेजर्स को क्या है, लिया जा सकता है और प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज की वजह से किसी भी पर्सन की जिसको सिकल सेल डिजीज है उसकी लाइफ स्पैन यानी कि लॉन्जेटिविटी बढ़ाई जा सकती है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में उन्मुक्त प्रोजेक्ट के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट रन करता है जो कि सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने भी, जो नेशनल काउंसिल ऑन सिकल सेल डिजीज है और ट्राइबल हेल्थ सेल है, दोनों ने आपस में कोलैबोरेट किया है ताकि ट्राइबल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है एक सेंट्रल डेटा डिपॉजिटरी बना सके कि कितने परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनको ये सिकल सेल डिजीज की क्या है, प्रॉब्लम होती है। क्लियर। So this was about the sickle cell disease. Now let us move to another news जिसका नाम है स्टीव फिनोमिना। बेसिकली एक बहुत बड़ा मैसिव सोलर स्टॉर्म था जो अर्थ जो अर्थ के नजदीक आया था, तो इसी का नाम दिया गया है स्टीव। इसी सोलर स्टॉर्म को नाम दिया गया स्टीव, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रॉन्ग थर्मल इमिशन वेलोसिटी एनहांसमेंट। इनिशियली 2017 में स्काई में इसको ऑब्जर्व किया गया था और तब से लेकर अब तक इसको काफी बार मोस्ट ऑफन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। there are evidences कि इस फिनोमिना को 1705 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है, मगर पहली बार डेफिनेटली हमने इसको 2017 में ऑब्जर्व किया था। काफी अनकॉमन और स्ट्रेंज फिनोमिना है जिसमें एक इस तरीके की ल्यूमिनस पर्पल आर्क फॉर्म होती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं पर्पल आर्क फॉर्म होती है। ये फॉर्म होती है क्लोज टू इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री के आसपास ये फॉर्म होती है एंड रन करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर। सो यानी कि ईस्ट टू वेस्ट ये रन करती है नियर 0 डिग्री, दैट इज नियर इक्वेटर, एंड इट्स अ ल्यूमिनस पर्पल आर्क। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टीव फिनोमिना। 25 किलोमीटर वाइड का रिबन दिखता है विच इज मेड अप ऑफ हॉट प्लाज्मा। पॉसिबल है यही इसके जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अकरेंस ऑफ दिस स्टीव फिनोमिना। क्लियर। यानी कि ये जो हॉट प्लाज्मा का रिबन है विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 450 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, शायद according to the astronomers is responsible for this Steve phenomena.
स्टीव फिनोमिना को अक्टूबर और फरवरी में न्यूजीलैंड में ऑब्जर्व किया गया, कनाडा, अलास्का, यूनाइटेड किंगडम में ऑब्जर्व किया गया, जिसकी वजह से नासा के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो स्टीव फिनोमिना है ये सीजन्स के साथ टाइड है, यानी कि एक सीजनल फिनोमिना है। मगर अगर हम स्टीव फिनोमिना की बात करें और अगर हम ऑरोरा बोरियालिस की बात करें, क्लियर। सो ऑरोरा बोरियालिस क्या होते हैं? देखो, जो ऑरोरा होते हैं वो ऐसे ही फिनोमिना होते हैं, जैसे अगर आप नॉर्वे जाओगे तो आपको आसमान में लाइट चमकती हुई दिखती है, इन्हीं को बोलते हैं ऑरोरास, राइट। सो ये जो स्टीव फिनोमिना है ये भी तो एक तरीके की लाइट है, मगर डिफरेंस ये है जो ऑरोरास हैं वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में चेंज होने की वजह से आती है। एंड ये क्यों होता है? ये सोलर विंड के कारण होता है। जब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि अगर ये मान लेते हैं ये अर्थ है और ये इसका मैग्नेटोस्फीयर है और ये सन है, यहां से क्या है, सोलर विंड आ रही है। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से जब ये सोलर विंड टकराती हैं तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है। इसी इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से हमें ये आर्कटिक पोल की साइड जो है हमें ये ऑरोरा दिखते हैं। सदर्न साइड में भी हमें इसी तरीके के ऑरोरास जो है ऑब्जर्व करते हैं। मगर स्टीव फिनोमिना जो है वो क्लैशिंग ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ एंड सोलर विंड की वजह से नहीं है, रादर इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉट प्लाज्मा, क्लियर। डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टीव और ऑरोरास क्या सिमिलर दिखते हैं व्हेन इट कम्स टू द स्काईलाइट, मगर दोनों ही क्या है, अलग है। ऑरोरास जो है वो हमको पोलर साइड पे दिखते हैं, यानी कि आर्कटिक पोल की तरफ जाओगे तब आपको ऑरोरास दिखेंगे, मगर जो स्टीव फिनोमिना है वो हमें नियर इक्वेटर दिख रहा है। तो इसी वजह से क्या है, डिफरेंस है। अगर हम एक और चीज की बात करें, जो स्टीव फिनोमिना है वो टिपिकल ऑरोरा की वजह से नहीं है, राइट। इट इज फॉर्म्ड ऑफ लाइट एंड डेफिनेटली इट इज पावर्ड बाय द ऑरोरल सिस्टम, यानी कि जिस तरीके से वो फंक्शन करता है वैसा ही है, वैसा दिखता भी है, बट इसके पॉजिटिव ये जो कॉजिंग फैक्टर्स है वो दोनों डिफरेंट हैं, क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी आजादी सैट। सो बेसिकली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसको इसरो लॉन्च करेंगे कहाँ से? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो फ्लाइट सेंटर है जहां से हम अपनी ज्यादातर सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। एक और सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा वो है EOSO-2, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसी की कंपेनियन सैटेलाइट है आजादी सैट, क्लियर। और उसको क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा बाय द स्पेसक्राफ्ट। ये जो आजादी सैटेलाइट है इसको जो 750 रूरल गवर्नमेंट स्कूल की जो लड़कियां हैं उन्होंने डिजाइन किया है, और ये जो गवर्नमेंट स्कूल की जो गर्ल्स हैं ये अक्रॉस द नेशन सेलेक्ट की गई हैं, उन सब के कोलैबोरेशन की वजह से ये सैटेलाइट को क्या है, डिजाइन किया गया है, राइट। इसका पर्पस क्या होगा? बेसिकली ऑर्बिट में आयोनाइजिंग रेडिएशन को क्या है, मेजर करना है। इसके पास एक सॉलिड स्टेट पिन डायोड बेस्ड रेडिएशन काउंटर लगा हुआ है जो कि इस रेडिएशन को मेजर करेगा। एंड एज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया, स्पेस में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको प्ले भी किया जाएगा एज अ ट्रिब्यूट टू रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर। सो जो सैटेलाइट है जो वो इसरो का जो एफर्ट है स्टेम फील्ड में, यानी कि गर्ल्स को एनकरेज करना कि वो साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स फील्ड में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करे, उसी एफर्ट का एज अ आउटकम क्या है, आजादी सैटेलाइट, क्लियर। इसके साथ में एक और सैटेलाइट लॉन्च हुई है जिसका नाम है EOS सैटेलाइट। बेसिकली क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है एंड अर्थ में जो जियो एनवायरमेंट में थर्मल एनोमलीज हैं उसको रिपोर्ट करेगी। फॉरेस्ट्री, हाइड्रोलॉजी, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड कोस्टल इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से क्या है, इसको लॉन्च किया गया है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। बेसिकली ये जो लॉन्च व्हीकल है स्मॉल सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे एंड लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये अर्थ से 500 किलोमीटर दूरी पर जो है लॉन्च कर सकते हैं। एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल जो है व्हीकल है ये, यानी कि तीनों स्टेज क्या है, सॉलिड फ्यूल की थ्रू जो है प्रोपेल की जाएंगी। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके?
बेसिकली इनका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो कम हो जाता है, डिमांड एंड कॉस्ट जो होती है लॉन्च की उसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, एंड काफ़ी सेटेलाइट्स को ये अकोमोडेट कर सकता है और काफ़ी लिटिल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर इसे चाहिए। तो अगर हमें किसी भी लाइट वेट सेटेलाइट को या हमको लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो हम स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्या है यूज़ करते हैं। So this was it in this lecture. So thank you so much for watching Perfection Eyes. Have a nice day.